ये तो जबरदस्ती करना चाहते थे। ये तो हमने चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी इस चीज की। करके देखो, चोर जरूर पकड़ा जाएगा, यही राहुल गांधी कहते हैं। एक इंटरव्यू दिखा दो जिसमें मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कोई ऐसा बयान दिया हो। राजनीति और जंग में सब जायज है और मैं इस पार्टी में सफोकेट महसूस कर रहा हूं इस वक्त। हमारे ही चैनल पर ये बयान था आपका। नेचुरल है, आज हर राजनेता को चापलूस और खुशामदीद चाहिए। आपको क्या इतराज है तो बताइए। नमस्कार, न्यूज 8 हरियाणा देख रहे हैं, मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। और पूरे देश में अगर मैं बात करूं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष बयानबाजी में लगा हुआ है। एक और जहां पर मनरेगा बचाओ अभियान शुरू हो चुका है, राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन की जो रणनीति है, कार्य प्रणाली है, वो तैयार कर ली गई है। प्रदेश स्तर पर बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया और क्या क्या आंदोलन होंगे, ये पूरी जो रूपरेखा है वो तैयार की गई है। अब ऐसे में आज जो है उपवास कर रहे हैं, इसमें यह भी फैसला लिया गया है कि विधानसभा का घेराव भी करेंगे। देखने वाली बात ये होती है क्या कुछ इसके नतीजे आगे निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में आपका। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस पार्टी ने एक पूरी रणनीति तैयार कर ली है बात करें तो, और आंदोलन का नाम दिया है मनरेगा बचाओ अभियान। किस तरह से देखते हैं, और ये जो इसमें चीजें ऐड ऑन की गई है, विधानसभा का घेराव करना, प्रोटेस्ट करना वार्ड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, क्या फायदा होने वाला है इससे? देखिए, आप एक चीज को गहराई से समझने की कोशिश करें। पहली बात तो ये कि ये एक मनरेगा एक ऐसा इशू है जो जिस वक्त आफ्टर पार्टीशन गरीब मजदूरों के लिए एक महात्मा गांधी योजना तैयार की गई थी, जिसके तहत हर गरीब आदमी को, हर पीड़ित आदमी को, जो पार्टीशन के बाद भी लाखों लाखों की संख्या में लोग आए थे, उनके लिए एक प्रावधान, सबके लिए एक प्रावधान बनाया गया था। आज आहिस्ता आहिस्ता उसके बजट में तो कटौती कर रहे हैं जी, और राजनीतिक फायदा लेने के लिए इवन उसका नाम भी बदल रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आप एक हर चीज के पीछे एक धर्म और राजनीतिक से छिप के कोई काम करोगे तो लोग तो प्रश्न उठाएंगे, और हमारा उठाना बड़ा वाजिब है। आज राहुल गांधी एक मेन अपोजिशन लीडर है लोकसभा के, विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एलओपी है, तो उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर इनकी जो घिनौनी राजनीति है, इसके पीछे छुपा हुआ जो तथ्य है, उसको उजागर करने का काम किया है। इसमें कौन सी गलत बात है, बताइए आप। ठीक है, आंदोलन की आप लोगों ने तैयारी कर ली है। आप कह रहे हैं बजट घटाने की बात, बट जो यहाँ पर देखा जा रहा है, बीजेपी वालों का ये कहना है कि इन्होंने जो बजट लगाया अपने 10 साल के कार्यकाल में, वो 3.25 लाख करोड़ के करीब था, और जो हमने अपने 10 साल के कार्यकाल में इस योजना के तहत दिया वो 8.25 लाख करोड़ के करीब है। तो किस तरह से कह रहे हैं ये सारी चीजें? इसका मतलब ये खुद मान रहे हैं कि बजट को हमने घटाया है। अब आप ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है। मनरेगा के तहत इन्होंने कितना बजट एलोकेट किया है इस हरियाणा सूबे के लिए, और वो भी स्टेटों के ऊपर छोड़ दिया है, उन्हीं की मर्जी के ऊपर छोड़ दिया है। मैं ये कहता हूं कि सबसे पहली बात तो इनकी मंशा, इनकी नीयत वहां से नजर आती है कि इन्होंने इसका नाम ही बदल दिया। महात्मा गांधी जो जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी, इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती, पूरे देश को आजाद करवाया, आजादी दिलवाई, और वो जब मरे तो उनके मुंह से भी हे राम, भगवान राम तो सबके हैं, हमारे भी है। ये थोड़ी है कि इन्हीं के नाम अलाट हो गए भगवान राम। इन्होंने तो ऐसे कर दिया जैसे भगवान राम की गिरदावरी भी अपने नाम चढ़ा दी हो। ये गलत है। भगवान राम एक अवतार थे, भगवान राम हमारे हैं, जन जन में है, हर किसी के हैं। तो इसलिए धर्म और उसके पीछे आस्था को जोड़ के इससे देश कोई बढ़ने वाला नहीं है। आप काम करो ना, बजट दो, आपकी नीयत पता लग जाएगी। बजट तो घटाने लग रहे हो और नाम बदलने लग रहे हो, इससे इनकी मंशा जाहिर होती है। आप बात कर रहे हैं राम की, वो बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। क्या महात्मा गांधी की ठेकेदारी कांग्रेस लेकर बैठी है?
क्या महात्मा गांधी का नाम इस्तेमाल करना जानते हैं? बस सभी संस्थानों के नाम गांधी नाम से रख दिए। ये बयान है भाजपा के राज्यसभा सांसद का सुभाष बराला का। उनका कहना है कि ठेकेदार बनकर बैठे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब गांधी लगाए बैठे हैं। क्या मतलब ठेकेदार बने हुए हैं और किसी के नहीं है, या और कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? आप सुभाष बराड़ा का नाम ले रहे हो, कोई रामचंद्र जांगड़ा का नाम लेता है, कोई गौतम जी का नाम लेता है, कोई 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 पहले इन्होंने राजकुमार सैनी को बलि का बकरा बढ़ाया ना। सारा दिन एक ही रट लगी हुई थी, जाटों को जितनी गाड़ियां निकालोगे अदर देन जाट इकट्ठे हो जाएंगे। हमने कब महात्मा गांधी का नाम लिया बताइए? एक भी लीडर ने महात्मा गांधी, हमने तो ये कहा है कि आपने नाम बदलने की जरूरत क्या थी? बात तो इतनी है, किसने नाम ले दिया इंदिरा जी का, किसने नाम ले दिया महात्मा गांधी का, किसने नाम लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का, किसने राजीव गांधी का। अरे नाम लेने से कोई आदमी बड़ा थोड़ी बनता है, नाम तो ये ले रहे हैं। रही इनकी बात, इनकी तो करतूतें अगर बताने लगे तो पूरा दिन लग जाएगा। विकास नाम का इनका एजेंडा ही नहीं है। तो मतलब आप लोगों को दिक्कत गांधी नाम हटाने से है, या जो उसमें अमेंडमेंट की जा रही है, उसमें जो बदलाव किए जा रहे हैं, जो बदलाव किए हैं उससे दिक्कत है। उन्होंने बदलाव क्या किया? बजट घटाया। आज कितना मनरेगा के नाम के ऊपर कितना बजट एलोकेट किया है हरियाणा को? 600 कुछ करोड़, इतना ही है ना? है? आप ये बताओ, पहले हमारे टाइम का की तुलना में आप देख लो कितना घटा के रख दिया इन्होंने। ये खुद मान रहे हैं कि 10 सालों के अंदर हमने तो इतना खर्च किया और कांग्रेस ने इतना खर्च किया। अपने मुंह से बोलने लग रहे हैं। आप बजट में कटौती क्यों कर रहे हो? बजट तो बढ़ना चाहिए। लोगों की जरूरतें बड़ी हैं, घटी हैं, लेकिन नाम बदलने से कार्य थोड़ी बदल जाएंगे। इनको नाम नहीं बदलना चाहिए था, उससे इनकी नीयत और इनकी सोच समझ आती है। मैं इतना ही कहना था। मतलब जो अमेंडमेंट कर रहे हैं उससे दिक्कत है, और साथ ही साथ महात्मा गांधी का नाम हटाने से दोनों से जो दिक्कत है, दोनों से दिक्कत है, ये बात है। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो जिस तरह से लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है, जिसमें बार बार वो दंगों की याद दिलवाई जा रही है। रामचंद्र जांगड़ा हैं, वो कह रहे हैं जो बयान दिए थे उसकी वजह से 2016 में हरियाणा जला। उससे पहले ओपी चौटाला का नाम ले रहे हैं। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की वजह से। आप मुझे एक बात बताओ रिया जी, आप बड़ी एंकर हो, बड़ी रिपोर्टर हो, जाट आरक्षण किस दौरान में हुआ? मनोहर लाल खट्टर जी की गवर्नमेंट के टाइम में हुआ। ओपी सिंह जो 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 रिटायर्ड डीजीपी, नहायत ईमानदार यूपी के डीजीपी थे, उनको कमेटी का चेयरमैन बनाया गया इसकी इंक्वायरी करने के लिए। सारे तथ्य सामने आते, उस रिपोर्ट को इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया। खुद ही कमेटी का गठन किया, खुद ही कूड़ेदान में फेंक दिया। दुकानें किसने जलाई? कौन जिम्मेवार है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में था? सरकार किनकी थी? अरे ये क्या बोलेंगे, छाछ तो बोले छलनी, क्या बोले? ये कोई सरकार थी? हमारे टाइम में कभी कोई कास्ट लाइन की पॉलिटिक्स हुई? कभी नहीं हुई। कभी कोई राजनीति या धर्म के नाम की कोई चीज किसी ने उठाई? कभी नहीं उठाई। जाट नॉन जाट की बात तो इसी बार बार जिस तरह से बयान भी आते हैं कि मैं मुख्यमंत्री होने से पहले एक जाट नेता हूं, बड़े जाट चेहरे बने हैं, इसी पार्टी के लोग हैं, और कह रहे हैं आप जाट जो कास्ट लाइन की कोई बात नहीं हुई। नहीं, किसने कास्ट लाइन की किसने बात की? कोई नहीं की। आज तक भूपेंद्र हुड्डा ने कदे नहीं की। कब की? बड़ा खुशहाल था, चारों तरफ बाईपासेस बने हैं, डेवलपमेंट हुई है। जो कांग्रेस के टाइम में जो डेवलपमेंट हुई है इस प्रदेश की, एक ये एलिवेटेड बनाया है, उसी की गाथा गाने लग रहे हैं। दूसरा भी बनाने की तैयारी है। ये ठेकेदारों को पैसे कमाने के लिए कितने बढ़िया चौकों के ऊपर पेड़ लगे हुए थे, कितना ब्यूटीफाई शहर नजर आता था, उसके ऊपर खिलौने खड़े कर दिए हैं। अभी तो मैंने देखा ही नहीं कि इनको खड़ा किया इन्होंने। क्या किया इन्होंने? क्या सौंदर्यीकरण किया है? हर काम में भ्रष्टाचार है। इसके पीछे इनकी बैकग्राउंड, आज कोई भी आपने कोई आईडी प्रूफ लेना है, कारपोरेशन में चले जाओ, बगैर पैसे मिलता नहीं है। इस सरकार ने तो भ्रष्टाचार को भी लीगलाइज्ड
भ्रष्टाचार कर दिया है। इसके बाद भी लोकप्रिय बनी हुई हैं, तीसरी बार सरकार आई इन लोगों की, लोकप्रिय कहाँ बने, ये तो खुद कह रहे हैं। तो सरकार कैसे आई? है सरकार आई, ये आप ईवीएम में गड़बड़ी करी, हम्म, खुद मान रहे हैं। चीफ मिनिस्टर का बयान आया है, चीफ मिनिस्टर ने अपने बयान के अंदर कहा है कि हमने सारे इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं। इससे ज्यादा और सबूत क्या हो? सारे देश के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान चला हुआ है, उसका जन जन के असर दिमाग क्या में हुआ ये उसका? बात है। आप मेरी बात देखिए कि वोट परसेंटेज इस गड़बड़ी के बाद भी आधे % का वोट फर्क पड़ा है। कहाँ ये पॉपुलर गवर्नमेंट है? कहाँ सरकार तो बन गई, सत्ता में तो आ गई, सरकार बन गई, सरकार तो झींगा बस्ती से बना लो आप। मैं तो चैलेंज से कहता हूं कि जब बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई थी उस वक्त ट्रेंड था 74 कांग्रेस और 8 के 10 बीजेपी। ईवीएम शुरू हुआ, गिनती उल्टी हो गई। ये तो कुछ कर लो आप। अच्छा, आपने अगर गड़बड़ करके देश के अंदर सत्ता में रहना है तो ये तो लोग जवाब देंगे आने वाले टाइम के अंदर। अच्छा, रोहतक में भी वोट चोरी हुई, कलानौर में भी, रोहतक में गड़ी सांपला किलोई में, ये तो करना चाहते थे, ये तो जबरदस्ती करना चाहते थे। ये तो हमने चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी इस चीज की, करके देखो, इसलिए बचाव हो गया। ये सीट निकल तो और जगह क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे जो रोकने का प्रयास कर सके? लेकिन ऐसा ही है, धक्काशाही चलती है। तो कमजोर कौन हुआ वहां पर? कमजोर बीजेपी। जो चोरी करता है वही चोर कहलाएगा, हम क्यों कहलाएंगे? हम तो आज भी बोलने लग रहे हैं, आपके सामने बैठा हूं मैं। गड़बड़ मशीनों के अंदर है तो गड़बड़ चोर करने वाला पकड़ा तो जाएगा, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, चोर जरूर पकड़ा जाएगा। यही राहुल गांधी कहते हैं कि तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक चोरों को पकड़ नहीं लेंगे। पूरे देश में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, करते रहेंगे, पर कोई उसका कोई ऐसा फायदा दिख नहीं रहा आप लोगों को? अपना रिया जी, हमने 70 साल देश में राज किया है। इंदिरा गांधी ने देश के देश 2 टुकड़े कर दिए थे, मुक्ति वाहिनी बनाई थी, बांग्लादेश को अलग मुल्क बना दिया है। इंदिरा गांधी के कारण उनको यही बीजेपी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे माँ दुर्गा का खिताब देते थे। राजीव गांधी ने सारे देश के अंदर कायाकल्प कर दी उसने, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेके आया वो। आज कौन सा ऐसा लीडर इस देश में कांग्रेस का नहीं हुआ? लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए थे, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये हमारा मुकाबला करते हैं, हमारे लीडरों को चोरी करके ले जा रहे हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? ये वह लीडर इन कांग्रेस पार्टी। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और वल्लभ भाई पटेल जी देश के गृह मंत्री थे। अब उनको लेके उन्हें की प्रतिमा बनाने में लगे हुए हैं। इनके पास अपना क्या है? अपना तो ये अच्छा, है। बत्रा जी, आप काफी चर्चित रहे उस समय जब अपने दोस्त के साथ मिलकर काफी बयानबाजी आपके सामने आई, जहां पर आप कह रहे थे कि कमजोर कर रहे हैं हुड्डा बाप बेटे कांग्रेस को, किसी बड़े नेता को उभरने नहीं दे रहे हैं। उस वक्त जो नाराजगी थी आपकी, तो अब ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से आप उन्हीं के पास जा बैठे? लोगों का भी ये सवाल है कि जो कभी ऐसी बयानबाजी आती थी सामने, जब वहां हुड्डा का विरोध भी होता था, मुखर होकर बोलते थे आप, एक बार फिर से वहीं पहुंच गए। मेरी एक इंटरव्यू दिखा दो जिसमें मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कोई ऐसा बयान दिया हो जो उनके मतलब के कार्यशैली पे प्रश्न उठाता हो। विचारों में मतभेद तो पता नहीं विद इन द पार्टी लीडरों में होते रहते हैं, और मैं बेबाक तरीके से अगर मुझे कोई अच्छी बात नहीं लगती थी मैं कह देता था। लेकिन जो काम 10 साल के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह के कार्यकाल में हुए हैं वो इतने सराहनीय है, उनकी गिनती करना ही बड़ा मुश्किल है। आज एमडी यूनिवर्सिटी, आज हेल्थ यूनिवर्सिटी, आप चारों तरफ बाईपासिस किसने बनवाए? कांग्रेस के राज में। नहीं, राजनीति में, राजनीति और जंग में सब जायज है, और मैं इस पार्टी में सफोकेट महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। हमारे ही चैनल पर ये बयान था आपका कि हाँ जी बोलिए। रिया जी, ऐसा है कि मैं और भूपेंद्र हुड्डा ने 91 में इकट्ठा चुनाव लड़ा, वो एमपी बने, मैं एमएलए बना, ठीक है। मैं थोड़ा सा वैचारिक तौर पे आज राजनीति दूसरी किस्म की है जी, खुशामद करो,
साइकोफेंसी का राज है। जो खुशामदीद होगा, चापलूस होगा, वो नजदीक नेचुरल है। आज हर राजनेता को चापलूस और खुशामदीद चाहिए। मैं उनमें नहीं था, उसमें क्या दिक्कत है? सुनो, लेकिन हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा, जब मित्र कष्ट में हो और पावर में ना हो तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कहता तो हमेशा था कि भूपेंद्र हुड्डा मेरा मित्र है, इसलिए आज वो पावर में नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। उसमें क्या दिक्कत है? आपको कोई इतराज है तो बताइए। नहीं नहीं, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए। इसी में एक सवाल मेरा ये, जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव हुए, उससे पहले लोकसभा के जो रिजल्ट थे लोकसभा चुनाव के, साफ तौर पर उसमें बराबरी की जो सीट है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को मिली, और जो मजबूती उस वक्त कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही थी, ऐसा अचानक से क्या हुआ? इतने कॉन्फिडेंस में थे और सरकार नहीं बना पाई। बार बार कहा जा रहा है हुड्डा बाप बेटे की वजह से सरकार नहीं बनी। लोकसभा में उनका एजेंडा वोट चोरी का नहीं था। सुनिए, उनका एजेंडा हरियाणा में वोट चोरी का विधानसभा में था। वो सरकार को हर सूरत में जो राजधानी दिल्ली के नजदीक है उस पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने हरियाणा के अंदर ईवीएम में गड़बड़ी करके, मैं आपको इसी कमरे की जगह मेरे को दे दो और मैं एक्सपर्ट बिठा देता हूं, मैं आपको सारे प्रदेश के अंदर ईवीएम में गड़बड़ करके दिखा देता हूं। उसमें क्या है? आप वोट दो, ये 10 निशान बने हुए हैं, एक हाथ का निशान है, एक फूल का निशान है, एक हल्दर का निशान है, एक किसी का है। आप जो भी जहां वोट दे के आके बटन दबाएगा वो प्रिंट आउट नीचे आ जाएगा और पता लग जाएगा कि ये वोट कांग्रेस को दिया है, बीजेपी को दिया है, किस पार्टी को दिया है। उसके हिसाब से सेटिंग कर लो। दिक्कत क्या है? मतलब क्राइटेरिया तैयार करके इन्होंने पूरा प्रबंध किया और पूरे तरीके से उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ करके इस प्रदेश की सत्ता पे काबिज हुए, ये मेरा मानना है। तो कारण क्या रहा? कांग्रेस की तो सरकार बनी बनाई मान रहे थे आप लोग। हाँ, तो बस इसलिए गड़बड़ करके इन्होंने जबरदस्ती छल और पल से इन्होंने जीत ली। उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन जो बयान सामने आ रहे हैं कि टिकटों के बंटवारों में दिक्कत हुई, 2 गुटों की बात करें, सैलजा गुट के लोगों को टिकट बंटवारों में उतनी नहीं मिली। वो भी जो आप कह रहे हो मैं एग्री करता हूँ। वो ओवर कॉन्फिडेंस कि सरकार तो बन गई, अब सिटिंग गेटिंग का फार्मूला कर दो अडॉप्ट, जबकि सिटिंग में से 30 में से 16 हार गए। वो गलत निर्णय था, मैं कहता हूं, अब भी कह रहा हूं। हो सकता है मेरे खिलाफ फिर ये कहें कि आपने ये बात क्यों कही। मैं कहने लग रहा हूं कि इनको उस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को मार गया। हर लीडर चीफ मिनिस्टर बनने की दौड़ में चला गया, इसलिए कांग्रेस हार गई। अगर उस वक्त इतना बड़ा कॉन्फिडेंस ना होता, उस वक्त ये था 74 पार और बीजेपी वाले कहते थे कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, लेकिन इन्होंने उसी के हिसाब से सिस्टम को सेट कर दिया और सरकार पे कब्जा कर दिया। नहीं, कोई तालमेल बैठा के टिकट तो नहीं बांटी गई थी ना, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ये गलत इल्जाम है। कोई तालमेल नहीं। आज किस तरह से मुखर होकर भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, बेमिसाल है। आज शैलजा बहन जी लड़ने लग रही है, आज सभी कांग्रेस एकजुट होकर चल रही है, क्या दिक्कत है? अब माने ना माने एकजुटता तो नजर नहीं आती है। पोस्टर बैनर की जो लड़ाई है वो नजर आती है। आप लोगों के जो दिग्गज है, शीर्ष नेता हैं, आप मान लीजिए, आप नहीं मान रहे, नहीं आप मान लो। पोस्टर पर फोटो ना लगना, इतने बड़े दिग्गज नेता हैं, उसको लेकर आपस में लड़ाई हो रही है, जुतम पुजार हो रही है। अब परफॉर्मेंस जारी हो गए हैं हर जगह पर, हर किसी की फोटो लग रही है। मानिए आपको तो आपकी फोटो भी लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, गुटों की मैं बात कर रही हूँ। जिस तरह से सैलजा गुट है, अगर कोई गुट नहीं है। राहुल गांधी आएंगे, बहुत जल्द रोहतक में आएंगे, सभी लीडर एक मंच पे नजर आएंगे। आप देख लेना, कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी और इस झूठी भ्रष्ट बीजेपी सरकार को
आईना दिखाने का काम करेंगे। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा थे, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से सभी सवालों का यहाँ पर जवाब दिया। और साथ ही जिस तरह से बार बार ये चीज कही जाती है कि जल्द ही एकजुट एक मंच पर सभी नेता कांग्रेस के नजर आएंगे, अब देखने वाली बात ये होती है कि कब तक वो नजारा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ईवीएम की लड़ाई कांग्रेस पूरे देश में लड़ी रही है, शुरुआत से लेकर अभी तक उनकी ये लड़ाई जारी है। और वहीं अब मनरेगा की जो बयानबाजी है वो भी इस बीच सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात ये होती है क्या कुछ निर्णय और फैसले पर पहुंचते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी वीबीजी राम जी लाने की जो बात यहाँ कही जा रही है तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी देश स्तर पर राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन के तहत कर रही है। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।